यहाँ सारे जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सभी को इस बात की पूरी जानकारी होगी कि बहुजन आंदोलन में महिलाओं का पूरा योगदान रहा है, उनके हस्बैंड के साथ भी। ऐसा नहीं है कि बहुजन आंदोलन को केवल पुरुषों ने संभाला है। जब हम तथागत बुद्ध की बात करते हैं तो तथागत बुद्ध ने जब दुखों की मुक्ति का मार्ग खोजने का जब उन्होंने निर्णय लिया, तब उनका साथ पूरा यशोधरा ने भी दिया। यही बात जब आगे चल कर के हम आते हैं तो ज्योतिबा फुले ने जब ठाना इस देश के अंदर जो जातिवाद उसको ख़त्म करना है, तो उसका पूरा योगदान जो है सावित्रीबाई फुले ने दिया। और यही चीज़ आगे चल कर के हम बाबा साहेब और रमाई में देखते हैं। तो इससे एक चीज़ पता ही चलती है ना हमको कि ये जो बहुजन आंदोलन है ये किसी एक के कंधे पर चलने वाली चीज़ नहीं है। ये चलेगा तो दोनों के कंधे पर चलेगा, वो महिला भी है पुरुष भी है। तो और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जिस विचारधारा को मैं लेके चल रहा हूँ, तो उसमें मुझे पूरा जो सहयोग है मेरी वाइफ को भी मिल रहा है, पूजा का। अच्छा, एक और चीज़ है, किसी ने मुझे पूछा था कि क्या ये जो नाम है पूजा, ये आपकी मम्मी का नाम है या आपकी बहन का नाम है या आपकी वाइफ का नाम है? तो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर भी करना चाहूँगा कि मेरी जो बहन उनका नाम भी पूजा ही है। अच्छा। और वो भी मेरी बहुत बड़ी मार्गदर्शक रही है, मेरी ताई भी। एक्चुअली उनका नाम नालंदा है, लेकिन घर में हम पूजा बोलते हैं। तो मुझे एक मार्गदर्शक के रूप में जो मेरी बहन है उनका भी नाम पूजा है, और जो बहुजन आंदोलन में मेरा साथ दे रही है उनका भी नाम पूजा है। तो महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। तो आप मतलब अभी हमने जो पैनल बुलाया वो एक आर्टिस्टों का पैनल है और बहुत बेहतरीन है। मतलब उनको देखकर मैं इंस्पायर्ड हो जाता हूँ। और ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर आप लोग जो अपने पेंटिंग्स या अपने ड्राइंग्स जो शेयर करते हैं ना, ये काफ़ी दूर तक जाता है ये बात। क्योंकि आप अगर एक स्पीच शेयर करते हैं, रिटर्न में कुछ लिखा हुआ शेयर करते हैं, वो एकदम दिमाग में नहीं जाता है। बट अगर सामने कुछ एक ऐसा फोटो है या फिर ऐसे कोई पेंटिंग है जिसे देखते ही हमें एक अंदर से ऊर्जा मिल जाए, वो काम आप लोग करते हो। तो ये आपने कभी जातिवाद फील किया इस चीज़ में, या जो आप काम कर रहे हो प्रोफेशनली काम कर रहे हो वहाँ पे काम मिलना बंद हुआ आपको उससे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन अगर बात जातिवाद की हो रही है तो जातिवाद उस तरीके से फेस नहीं किया हमने जिस तरीके से बात चलती है कि छुआछूत हो गया वगैरह वगैरह, नहीं, उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हमने आसपास जातिवाद को बहुत देखा है। कुछ एक घटनाओं का मैं जिक्र भी करना चाहूँगा जो हाल फिलहाल में हुई है। एक घटना, मैं बिलासपुर में रहता हूँ, छत्तीसगढ़, और बिलासपुर और रायपुर जो हाईवे है उसके बीच में एक टोल नाका पड़ता है जिसका नाम है भोजपुरी। तो वहाँ पर एक जातिवादी घटना ये हुई थी कि वहाँ पर बहुत सारे अनुसूचित जाति की जो लड़कियाँ हैं वो काम करती थी। तो हुआ ये कि अब स्वाभाविक है, हम इंसान है तो हमको प्यास तो लगेगा ही। तो उसमें से एक लड़की ने, जो वहाँ पर वाटर कूलर होता है वहाँ से पानी पीने की कोशिश की, तो वहाँ पर जो अधिकारी थी उसने उसको जोरदार झापड़ मार दिया। कारण यही था कि तुमने इसको हाथ क्यों लगाया। जैसे कि अभी आपने इंद्र महलवार का उदाहरण देखा होगा। दूसरी चीज़ ये है, जातिवाद का ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो अनुसूचित जाति है उन्होंने भी अपने अंदर में एक धारणा जातिवाद की फैला के रखी हुई है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। अभी हाल फिलहाल में पिछले साल जो वहाँ की सफाई कर्मी थी उन्होंने बगावत कर दी थी। हुआ था कि उनका जो ठेकेदार था वो उनसे एक तो भद्दी बातें करता था, और दूसरा चीज़ ये है कि वो मतलब कि उन महिलाओं को, मैं खुल के बोल सकता हूँ क्या, मतलब वो बोलता है, मतलब सेक्सुअली असॉल्ट जो बोलते हैं वो करता था। वो बात करता था कि आप मेरे साथ आकर के सो करके। तो वो महिलाओं ने जहाँ तक हो सके बर्दाश्त किया। फिर हम कुछ साथियों ने फिर उसको ले करके जो अजाक थाना होता है वहाँ जा कर के बात की। अब छत्तीसगढ़ के अंदर एक कानून पास हुआ है जो कि पास ऐसे तो नहीं हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पास हुआ है ये, कि जब तक अनुसूचित जाति के जो लोग हैं 1 हफ्ते तक थाना के बाहर धरना नहीं देंगे तब तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, इस तरीके से। तो हमने 1 हफ्ते तक वहाँ पर धरने दिए, उन महिलाओं के लिए बात की। और वहाँ भी एक चीज़ हुआ कि एक महिला को पानी प्यास लगी, अनुसूचित जाति की थी, सफाई कर्मी थी। अब प्यास लग रहा है तो कैसे बुझाए, तो हम में से आके पूछती है, और वो सार्वजनिक जगह है जाग थाना, कि क्या मैं यहाँ पानी पी सकती हूँ। तो एक जातिवाद ये भी है। एक जातिवाद मैं एक और बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि मैं, ये तो आप मुझे एक आर्टिस्ट रूप में जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं और भी चीज़ें कर रहा हूँ। ख़ास तौर पे
जहाँ मैं रहता हूँ बिलासपुर में, वहाँ एक ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बुद्ध विहार है। तो वहाँ पर मैं जो ज़रूरतमंद जो बच्चे होते हैं उनको मैं फ्री ट्यूशन दे रहा हूँ मैं। तो अभी हाल फिलहाल में एक बच्चा था, युवराज नाम था उसका। उसने मतलब उसकी बड़ी इच्छा हुई कि मेरे सर जो है वो मेरे जन्मदिन में आए। तो मैं गया भी, और जाने के बाद उनके घर वालों में जो भी उन्होंने पकाया था बोले कि सर आप खा के जाइएगा करके। तो मैंने 2 निवाला खाया भी। फिर जब मैं जा रहा था तो उनकी मम्मी ने ये कहा कि सर मुझे विश्वास नहीं था आप क्या खाओगे यहाँ पर। मतलब उनको ये लग रहा था कि ये मतलब ये भी तो एक जातिवाद है कि हमारे यहाँ का निवाला ना खाना। तो जातिवाद कई रूप में हमारे सामने, बस हमें पहचानने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमने जातिवाद देखा है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें रुक रही है, ये और बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे बहुजन महापुरुषों की वैचारिकी आगे बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे जो कास्टिज़म है वो भी बढ़ते जा रहा है। केवल हमें उस नज़रिए को पहचानने की ज़रूरत है। कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम समझते हैं कि नहीं ये जातिवाद नहीं है। कभी आपके स्कूल सर्टिफिकेट में कोई बच्चे से ये पूछ लिया जाता है कि आपकी जाति क्या है, तो हम ये सोच लेते हैं कि वो शायद किस चीज़ के लिए पूछ रहा होगा, लेकिन वो जाति का बखान कर रहा है वो। तो जाति कभी इस तरीके से भी आपके सामने आ जाती है। सिद्धेश जी, आपने कभी फील किया ऐसा कि आपके काम के वक्त जो है आप जहाँ वर्क स्पेस पे काम कर रहे हैं और वहाँ ये बोले कि आप तो ये बाबा साहब के ऊपर बना रहे हैं और इस तरह से कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा फील किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, बट मैं ये पहले ही बताना चाहूँगा कि ये काम ही क्यों करना मैंने शुरू किया। बाबा साहेब सावित्री माई की बदौलत मैं इस देश के सबसे बढ़िया डिज़ाइन स्कूल्स में पढ़ा हूँ, और उनका जो बेस है, जो फंडामेंटल है, जो उनका जो एक्चुअली जो फाउंडेशन है वो ही कास्ट के ऊपर बना हुआ है। तो जब मुझे एस्थेटिक्स पढ़ाते, जब आप उसको पढ़ना को शुरू करते हो, अब आर्ट में आप मतलब कि किस तरह के आर्ट होते हैं, आप अलग अलग रेफरेंसेस पढ़ते हो हिस्ट्री में क्या है, तो आपको भक्ति मूवमेंट से शुरू करते हैं। आपको हमेशा यही सिखाया गया है कि विष्णु और शिव के बिना जो है आर्ट हो ही नहीं सकती है। तो आप हमेशा उधर, तो आपको जाति जो है वो वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि आप देखते हो कि आपके जो लोग हैं वो जिनको फॉलो करते हैं उन्होंने तो कभी आर्ट ही नहीं बनाई है। तो आप अपने आप को वहाँ से डिटैच समझने लगते हो, क्या शायद ये जगह मेरे लिए है ही नहीं, कि यहाँ ना मेरी कहानियाँ हैं, ना यहाँ मेरे लोग हैं, अब मैं यहाँ पे कैसे कनेक्ट करूँ। अब ये सबसे एलीड इंस्टीट्यूशंस हैं अहमदाबाद और बॉम्बे में। पहले दिन मतलब अब जनरली ये बोलते हैं कि बॉम्बे में डिज़ाइन स्कूल्स के अंदर जो है वो जातिवाद नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कोई वहाँ पे ये नहीं पूछता कि तुम्हारी जाति क्या है, वहाँ अपनी जाति बताते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को, अब मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैं पहले दिन कॉलेज गया और एक हमें घर जो पसंद आया था, क्योंकि वहाँ हॉस्टल नहीं था तो एक घर रेंट पे लेना होता है, तो वो 14वें माले पे घर था। और मैं कभी ऐसा बम्बई में और ऐसा कोई हाई राइज बिल्डिंग मैंने कभी देखी नहीं थी। मैंने हवा बढ़िया चल रही है, मेरे को ये घर लेना है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इसको। अब वो मैं अकेला नहीं ले सकता हूँ, 4 लोगों को मिल के उस घर को लेना पड़ेगा। सारी बातें हो गई वो, तो अब उसमें एक लड़का खड़ा होता है कि मेरा नाम गौतम कुमार है, मैं बिहार से हूँ और मैं भूमिहारी ब्राह्मण हूँ। उसके बाद दूसरा बच्चा बोलता है मेरा नाम सुमित रंजन है, मैं यहाँ से हूँ, मेरी जाति यहाँ है। अब चौथी बारी मुझ पे आती कि भाई अब तुम भी अपने आप बताओ, कोई पूछ नहीं रहा है तुमसे, बट ये भी पूछने का एक अलग तरीका है। फिर आप जब कॉलेज में जाते हैं आपको सारे वो चीज़ें बताई जा रही हैं जो सिर्फ पंडितों ने की हैं। अब ऐसा लगता है कि आपके तो समाज ने कुछ किया ही नहीं है कभी। तो आप धीरे धीरे डिटैच होने लगते हैं कि यार शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ, शायद मुझे साइंस ही ले लेना चाहिए था, या कॉमर्स ही ले लेना चाहिए था, या लॉ ही पढ़ लेना चाहिए था। वहाँ कम से कम कुछ तो एग्जाम्पल है, कोई तो बारे में बात कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे अब आपको उस लाइब्रेरी के अंदर नहीं मिलेगा वो एस्थेटिक जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वो एस्थेटिक मिले कुछ 6000 किलोमीटर दूर, जब मैं इटली गया पढ़ने के लिए, जब मैंने वहाँ पे रोमानी लोगों का आर्ट देखना शुरू किया, या फिर जब मैंने जो ब्लैक अमेरिकन हैं उन लोगों की आर्ट देखनी शुरू की, मुझे लगा कि यार वो लोगों में मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ रैदर देन जो मेरे खुद के प्रोफेसर हैं या जो मेरी खुद की लाइब्रेरी में है उससे। तब मुझे समझ में आया कि बाबा साहेब का जो ग्लोबल सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल फिट होता है। अगर मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ तभी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। एनआईडी की जो स्थापना थी वो 1962 में हुई थी और रिजर्वेशन है, बट अभी तक मेरे आने तक से पहले तक कोई वहाँ पे बाबा साहेब का पोर्ट्रेट नहीं बनाता था।
इतने ग्राफिक डिज़ाइनर निकले हैं वहाँ से, अपनी कम्युनिटी के निकले हैं, क्यों नहीं बनाता था? मैं उनको गाली नहीं देता हूँ, मैं उनको गलत नहीं ठहराता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि उसमें आपको इस तरीके से बांध दिया था उस इंस्टीट्यूशन ने कि आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट के लायक ही नहीं है। वो आपको वाकई में ये महसूस कराते हैं कि आपके जो आइडल्स हैं वो इस लायक ही नहीं है कि आप उनको आइडलाइज करें, और यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिराना शुरू करते हैं। फिर हम ब्राह्मणवाद की तरफ जाना शुरू करते हैं। मेरे ब्राह्मणवाद की एक निशानी जो मैंने पहले सेमेस्टर में बनाई थी, ओम रुद्राय नमः, कि यार मेरे दोस्त तो बन जाएंगे इससे कम से कम। तो ये मतलब इसीलिए बनाया हाँ, कि इससे मेरे दोस्त बनेंगे, वरना तो मेरी एक्सेप्टेंस ही नहीं तो है। यहाँ बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ। आप बाबा साहब की बात कर रहे हो, हाथ में क्या हाँ बना बिल्कुल, रखा है ओम आपने? रुद्राय नमः। और ये मैं इसमें कोई वो नहीं करता हूँ, मैं ना उसको चेंज कर पाऊंगा। मैं इतना बड़ा आर्ट, इतना तो आर्ट समझता हूँ कि मैं उसको सिद्धेश भाई आज भी कपड़े उतरवाऊं क्या आपके? कि मैं इसको ओम बुद्धाय नमः करवा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको कराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा सच है। यही सच मैल्कम एक्स का भी था, जब वो वाइट अमेरिका में अपने बाल प्लेन करके घूमता था कि मैं ब्लैक ना लगूं, बट उसको उसके जो ब्लैक लोग हैं ना, उन्होंने गाली नहीं दी जिस तरीके से गाली मुझे मिलती है हमेशा। आते ही सबसे पहले कोई मेरी स्टोरी तो समझो। कभी तुम मेरी स्लीव पूरी ऊपर कराओगे तो मेरा आखिरी बुद्ध बनता है। तुम वहां तक आओ, तो तुम इतने करीब तो आओ कि तुम वहां तक देखो। सो उसमें मैं कहीं ना कहीं वो देखता हूँ कि अब ये जातिवाद, जैसे उन्होंने बोला कि अपने अंदर भी जातिवाद है, अपनी खुद की कम्युनिटी में जातिवाद। अब मैं जहाँ से आता हूँ, मैं बिजनौर से आता हूँ। बिजनौर में मेरा जो घर है, इधर एक घर है, इधर एक घर है, सामने घर है। मेरे पापा अफसर हैं, इधर भी अफसर रहते हैं, इधर भी अफसर रहते हैं, इधर भी अफसर रहते हैं। वो तीनों जो है मेरे घर। अब ये नहीं कि वो मुझे पानी नहीं पिलाएंगे, अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो मुझे पानी पिला देंगे, लेकिन वो मेरे घर का पानी नहीं पिएंगे। जबकि मैं इस लायक हूँ कि मैं पानी दे सकता हूँ उनको, मैं इस लायक हूँ कि मैं उनको डिनर करा सकता हूँ, लेकिन वो मेरे घर का डिनर नहीं खाएंगे, चाहे वो मेरे साथ आर्ट में हो ना हो। लेकिन वो जातिवाद तो है। मेरा बाप जो अफसर है वो क्यों सहे ये? उसको क्यों ये देखना पड़े कि भाई ये मेरे घर का पानी नहीं पी रहा है? क्या उसकी डिग्निटी नहीं है? तो वहाँ पे भी अब मेरी आर्ट, तो मेरे को इमोशनल क्रीचर हूँ मैं, तो मैं तो वहाँ से भी इमोशन क्रिएट करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जब प्रोफेशनल लाइफ में आता है, जब मैंने शुरू किया बाबा साहेब को बनाना, और मेरी प्रिंट की कॉस्ट महंगी है, बहुत महंगी है, मैं भी नहीं कर सकता। बट वो महंगी इसलिए है क्योंकि मैंने ये सोचा कि यार जब गांधी लाख का बिक सकता है तो अंबेडकर क्यों नहीं बिक सकते? अंबेडकर तो गांधी से बहुत बड़े। उन्होंने तो अपने कपड़े उतारने की बात नहीं की, उन्होंने तो बोला कि हम जो है देश के जो सबसे ज्यादा जो बिना कपड़ों के रहने वाले लोग हैं उनको कपड़ा पहनाना चाहते हैं। तो उस पे मेरे को एक बार एक डिजाइनर सज्जन ने ये बोला कि भाई यार अंबेडकर का पोस्टर बनाते हैं तो 100-150 रुपए का होता है, इतना महंगा क्यों? तब मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं बाबा साहेब का एक दिन ऐसा आर्ट वर्क तो इतना तो वो क्रिएट करूंगा कि वो जो है हाई आर्ट जिसको बोलते हैं, जो एक्सपेंसिव आर्ट जिसको बोलते हैं, उसमें माना जाएगा। अभी 2 दिन पहले इंडिया आर्ट फेयर हुआ। इंडिया आर्ट फेयर में वो रिप्रेजेंटेशन नहीं था हमारा, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, सिर्फ 5 दलित आर्टिस्ट भी थे अगर वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे रौला मचा रखा था। जो परफॉर्मेंस होती है ना, जो हिंदुस्तान के अंदर कोई इंडियन आर्ट मूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि बामनों ने होने नहीं दिया, क्योंकि उनके पास ये मुद्राएं हैं बस 4-5 चीजें, उसके अलावा उनके पास कोई स्टोरी ही नहीं है। स्टोरी हमारे पास है। अब 70 साल के बाद जब हम स्टोरी लेके आ रहे हैं तो हमें बर्लिन में भी पूछ रहे हैं, वियना में भी पूछ रहे हैं, हेग में भी पूछ रहे हैं, क्योंकि अब हम पहली बार स्टोरी लेके आ रहे हैं। अभी तक आप घिसा पिटा चलाते आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम आ रहा है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है, और ये चैलेंजेस हम ले सकते हैं लोगों की। भाई 100 का नहीं तो भाई इतना है कि तेरे को अपनी सैलरी से 6 महीने तक बचाना पड़ेगा, उसके बाद तो लेगा बेटा। शानदार शानदार शानदार। मगर उधर ही दूसरे हाथ पे आप फिर भी जो कैलेंडर होता है ना, जो 20 रुपए का कैलेंडर होता है, जो फ्री में कैलेंडर होता है, उसमें भी आपको मेरे आर्ट वर्क मिलेंगे। वो लोग वो चीज़ अफोर्ड करने की बात नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट की आर्ट है, तो मूवमेंट के लिए ये है, मगर इसका कोई फायदा नहीं उठा सकता जैसे अभी तक उठाते आ रहे हैं। दलित लेबर, दलित इंटेलेक्चुअल्स का हमेशा से फायदा उठाया गया, और हमने हमेशा से उठवाने दिया है। हमने अपनी चीज़ों को फ्री में जाने दिया है, हम ये सोच के कि हम मूवमेंट के लिए कर रहे हैं। तो मूवमेंट के लिए अपने लोगों के लिए करो, उन लोगों के लिए क्यों कर रहे हो? उन लोगों को चार्ज करो उस चीज़ के लिए। वो तुम्हारे लेबर का 70 साल से फायदा उठा रहे हैं, उन्होंने बाबा साहेब के लेबर का भी फायदा उठाया। आज जो फेमिनिस्ट है, बाबा साहेब लेके आए हिंदू कोड बिल, आज के जो फेमिनिस्ट है वो याद किसी और को करते हैं, वो भी दलित लेबर का फायदा उठाया उन्होंने। अब हमें ये असर्टिवनेस दिखानी पड़ेगी कि ये जो लेबर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक लेबर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी विल गेट पेड फॉर दैट।
एज सिंपल एज ये बहुत शानदार लगा सुमित भाई की जो न्यूज़ वीक पर जो आपकी वीडियोस वो मतलब आर्ट वर्क यूज़ करते हैं और वो वहाँ उस वीडियो को बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह आपने बोला कि जितने भी बहुजन यूट्यूबर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके आर्ट वर्क और उससे करते ही हैं बहुत करते हैं। मतलब अभी कुछ कई लोग ऐसा फील होता है ना कि कर लिया तो कहीं सिद्धेश गौतम ये ना बोले यार मेरा आर्ट वर्क यूज़ कर लिया उसने। शानदार, आप दोनों की आर्ट वर्क बहुत ही शानदार है और अभी रिसेंटली जो आपने कल जो बनाया वो बहुत शानदार है। प्रिंट नहीं है हमारे पास, अदरवाइज वो भी दिखाते हैं कि किस तरह से जो है बाबा साहब की जन्मभूमि और गुलाब का एक शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया, वो बहुत ही शानदार था। कितना टाइम लगा उसे बनाने में? 1.5-2 घंटा। हाँ, अगर हम बात कर रहे थे तभी क्लियर हुआ कि क्या कर सकते हैं, तो मैं गया रूम पे और मैंने बनाना शुरू किया। वो जब एक बार दिल में होता है ना कुछ पैशन, तो फिर वो हो जाता है। और हाँ, ये एक मॉडर्न चीज़ है कि हमें पैशनेट होने की भी ज़रूरत है। अभी हम भी बात कर रहे थे कि हमें अपने लोगों के अंदर पैशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने अंदर पैशन क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपने अंदर झांक के कि लाइफ इज़ बिगर देन व्हाट वी आर। हम नहीं इमेजिन कर पाते हैं कि हमारा जो रीच है, जो पहुंच है, वो हमारी सोच से बहुत ज़्यादा है। हमारी सोच इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे बाबा साहब की सोच थी यार, वो आदमी को स्कूल के बाहर रखते थे, वो कोलंबिया चला गया। और हम एक अंग्रेजी का शब्द नहीं सीखना चाहते हैं, हम अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं। मेरी 12वीं तक अंग्रेजी बहुत खराब थी, आज आप मुझसे किसी से भी भाषण दिलवा लो अंग्रेजी में, बट वही आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको रात भर उसमें जगना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने एक्सेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप वहां पे जाएंगे। और जब आप वहां जाएंगे आपके पास स्टोरीज, आप दिग्गज बन के निकल के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम स्टोरीज जो है वो हमारे ही पास है। और इंग्लिश एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम दूसरों को भी बता सकते हैं, और ये आप भी मानते हैं इस बात को।